हाँ, तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंस यानी एक्टिव पैसिव के सिंपल सेंटेंस और उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को मतलब कर लिया है। ठीक है, आज अपन मतलब एक्टिव पैसिव के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों के अंदर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का मतलब कोई प्रार्थना हो, ठीक है, या फिर ऑर्डर यानी कोई आदेश हो, या फिर एडवाइस यानी कोई सलाह हो। ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर सलाह या रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या फिर मतलब कोई आदेश का सेंस आए, यानी इन चीजों का अगर भाव प्रकट हो रहा है जिन सेंटेंस के अंदर, तो वो मतलब कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, तो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस तीन टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। ठीक है, फिर जो सेकंड पार्ट हो सकता है वो है डू नोट से शुरू हो। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और थर्ड जो है वो होता है प्लीज या काइंडली से। तो इंपरेटिव सेंटेंस इन तीन टाइप से मतलब शुरू हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन फर्स्ट पार्ट को मतलब शुरू करते हैं, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एकदम इजी सा है। ठीक है, यानी यदि वाक्य है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, एकदम इजी सा मतलब सूत्र है वो, बस आप एक बार याद कर लो, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। यानी लेट को वाक्य से स्टार्ट करना है, उसके बाद में बी, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना सा एक मतलब फॉर्मूला है। अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सूत्र याद रखो। दूसरी बात, अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हमें पहचान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो पहचान के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल सेंटेंस का मतलब फॉर्मेट क्या कहता है हमें। सिंपल जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेट इस टाइप से चलता है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब अगर मैं सब्जेक्ट को गायब कर दूं तो क्या बचेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि मतलब ऐसा वाक्य जिस जो वाक्य वर्ब से ही शुरू होगा और उसके तुरंत बाद में क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। कहने का मतलब ये है कि उसमें इंपरेटिव सेंटेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, उसमें मतलब सब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो आप, अब इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, ओपन द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ओपन क्या है, क्रिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके तुरंत बाद में क्या दिया है हमें, ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, तो हमें लेट से वाक्य को शुरू करना है, तो लेट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ये इधर आ जाएगा द डोर, उसके बाद में बी का यूज करना है, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब ओपन जब इधर आएगी तो उसका थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, ओपन। ठीक है, चलो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आप इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखो तो देखो, इस मतलब जो शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट नहीं आया, तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको तुरंत क्या दिखेगी, वर्ब दिखेगी, और वर्ब का कौन सा रूप होगा, पहला, और पहला रूप है इसका मतलब वो इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सूत्र बता दिया, बस इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे राइट ए लेटर। अब ये एक एग्जांपल आया, तो राइट क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके तुरंत बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेट से वाक्य को स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर, फिर बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रिटर्न। ये लो आपका एग्जांपल हो गया, एकदम इजी से, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब अगर वाक्य सेकंड पार्ट जो है डू नोट से शुरू हो, तो यही सूत्र आपको याद रखना है, बस नोट का यूज कितने नंबर पे कर लो, 3 नंबर पे कर लो। यानी अगर सेकंड पार्ट की बात करी जाए, यदि वाक्य डू नोट से शुरू हो रहा है, तो बस ये यही फॉर्मूला काम आ जाएगा। ठीक है ना, बस 3 नंबर पे किसका यूज ले लो,
नोट का, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद 3 नंबर पे नोट, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं इस नोट को गायब करता हूँ तो देखो वापस वही फॉर्मेट बन जाता है, वही सूत्र बन जाता है। अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो अपन ये मतलब फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो बस डू नोट से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो उसमें 3 नंबर पे क्या लगा दो, नोट लगा दो। वाक्य देखो, अब ये एक एग्जांपल आया, डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस वाक्य को देखो, ये डू नॉट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रही है, डू या डज, ठीक है ना। फिर नॉट, फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो वाक्य को हमें किससे शुरू करना है, लेट से शुरू करना है। तो लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखो नोट के तुरंत बाद में क्या आ रही है, प्ले वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको लेके आओ, लेट फुटबॉल, उसके बाद में 3 नंबर पे नोट का यूज कर लो, लेट फुटबॉल नोट, फिर बी का यूज करो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब इसमें कौन है, प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, ये लास्ट में आ जाएगा। ये लो वाक्य बन गया, क्या दिक्कत हुई, ठीक है ना। या एक एग्जांपल और देखो, डू नॉट गो देयर, ये एक एग्जांपल आया। तो ये देखो डू नॉट से शुरू हो रहा है, ये वर्ब, इसको अपन ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो लेट से जब वाक्य को शुरू करेंगे तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेट देयर, फिर 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, नोट, फिर बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन। ये लो एग्जांपल हो गया, ठीक है। लेट देयर नोट बी गोन। तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मतलब इंपरेटिव सेंटेंस कोई सा भी आ रहा है, फर्स्ट है जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर डू नोट से शुरू हो जाए तो 3 नंबर पे किसका यूज कर लो, नोट का यूज कर लो, बस ये फॉर्मेट काम कर जाएगा, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है वो क्या कहता है कि यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो, तो बस एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। वो लाइन क्या है कि प्लीज या काइंडली को हटाना है, यानी कि प्लीज या काइंडली को हटा दो, प्लीज या काइंडली को हटा दो, और उसकी जगह ये एक लाइन लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। प्लीज या काइंडली को हटा देंगे और उसकी जगह क्या यूज ले लेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज काइंडली के बाद में जो भी बचेगा उसको लास्ट में एट इज उतार देंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे प्लीज हेल्प मी। अब ये एक एग्जांपल आया, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो इसमें देखो वाक्य किससे शुरू हो रहा है, प्लीज से शुरू हो रहा है, तो ये प्लीज हट जाएगा और उसकी जगह ये लाइन आ जाएगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में प्लीज या काइंडली की जगह तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या बचा, हेल्प मी, तो ये लास्ट में आ जाएगा हेल्प मी। ये लो एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको और बताऊं तो जैसे काइंडली चेक माई होमवर्क। अब ये एक एग्जांपल हो रहा है, ठीक है, कि कृपया मेरा काम चेक करें, ठीक है ना, मतलब जांच करें। तो ये देखो किससे शुरू हो रहा है, काइंडली से शुरू हो रहा है, तो इस काइंडली को अपन हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अब काइंडली हट जाएगा, बाकी क्या बचा, बस वैसा का वैसा होता है, तो चेक माई होमवर्क। ये लो बच्चों आपका एक वाक्य, मतलब जो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला था वो हो गया। तो बच्चों ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस ध्यान ये रखना कि इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें मतलब रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का मतलब सेंस आए। तो बच्चों ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, जरूर सीख जाओगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।